जय हिंद। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथि। इससे पहले मैंने शुरू किया था जब ग्लैंडुलर सिस्टम, आप देखे होंगे, दूसरा टॉपिक बायोलॉजी का। जो लोग पढ़ रहे हैं वो तो समझ रहे होंगे, और जो लोग नए होंगे तो आप हमारे जब जाएंगे चैनल की प्लेलिस्ट में तो उसमें आपको बायोलॉजी का प्लेलिस्ट जो दिखाई देगा, तो दो प्लेलिस्ट है बायोलॉजी का। तो एक में लिखा होगा बायोलॉजी ब्रैकेट में जीव विज्ञान, वो न्यू प्लेलिस्ट है। उसमें जाएंगे तो पहला टॉपिक चल चुका है डाइजेशन का, पाचन तंत्र का, ठीक है। दूसरा चल रहा है ग्लैंडुलर सिस्टम, ग्रंथि तंत्र। उसमें हम लोगों ने एक्सोक्राइन ग्लैंड पे बात कर लिया। आज रहेगा एंडोक्राइन ग्लैंड और अगले दिन रहेगा मिक्स्ड ग्लैंड, ठीक है। तो आज हम लोग को पढ़ना है अंतःस्रावी ग्रंथि। बहुत मजा आएगा। और सबसे बड़ी बात कि साइंस की किताब और कोई बढ़िया नोट्स मार्केट में नहीं मौजूद है, इसलिए आप बड़े मन से पढ़िए और मन से नोट्स बनाइए, और आपको फिर ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलने वाली पूरी चीजें। बहुत से लोग दावा करते हैं कि फ्री में पढ़ा रहे हैं, लेकिन उतना ही पढ़ाते हैं जितना बगल में एक अपना ऐप बनाए हैं कि आप ऐप डाउनलोड करिए। ऐप वे क्यों बना? ऐप इसलिए बना है ना कि आप डाउनलोड करिए, वहां पेड सीट करिए, तब क्लास करिए। भाई क्लास ही करानी है पूरी तो यूट्यूब पर करा दीजिए आप। तो इसीलिए इतना ही लालच देंगे जिससे आपकी और इच्छा बढ़े। और मेरे चैनल पे आपको पूरी तरह से एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा यूपीएससी की पूरी पढ़ाई कंप्लीट करिए और एकदम अपना जो टारगेट बनाए हैं उसको पूरा करिए। आइए देखिए, बहुत मजा आएगा आज हम लोग को पढ़ने में एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। सबसे पहली बात कि जैसे एक्सोक्राइन में हमने पढ़ाया था, आप लोगों को रिकॉल करा दे। रिकॉल करने में 2 मिनट लगता है। सबसे पहले क्या पढ़े थे? सेरोमिन ग्लैंड, जो कान में पाई जाती है। फिर आंख में लैक्राइमल ग्लैंड, मेबोमियन ग्लैंड, फिर आपका स्वेट ग्लैंड, सिबेसियस ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, जितने हमारे, उसके लास्ट में आपका म्यूकस ग्लैंड और लीवर, ठीक। इतने हमारे ग्लैंड जो हम लोग पिछली वीडियो में देखे थे। ये बहिर्स्रावी ग्रंथि थी जिसका ब्लड से संपर्क नहीं होता और वो डक्ट पाई जाती है। ये क्या है? अब वो एंजाइम का निर्माण करती है, एंजाइम फॉर्मेशन। ये आपका क्या है? ये हार्मोन फॉर्मेशन करेगी, हार्मोन का निर्माण करेगी। दूसरी बात, ब्लड से इसका संपर्क होगा ही होगा, मैंने बताया था ये बात आपको, तभी तो हार्मोन हमारे चलेंगे, ब्लड में पूरे कार्य करेंगे। और इसमें कोई भी नली नहीं होती है, इसी कारण तो ब्लड में घुल जाते हैं, ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड का परिचय लिया जाए, ठीक। आइए देखिए, समझिएगा। मान लीजिए ये आप हम हैं, ठीक। अब ये हो गया हाथ और ये हो गया पैर। तो यहां पे आप जो देखेंगे मुंडी में, तो ये पहली ग्लैंड है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हिंदी में मिलकर चलिएगा आप लोग, हिंदी वाले, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ये ब्रेन भी है। जब मैं आपको इसके आगे वाली टॉपिक पढ़ाऊंगा ग्लैंडुलर सिस्टम के बाद, तब आप देखेंगे वहां पे एक तीसरी टॉपिक आएगी इसके बाद जिसका नाम है नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, ब्रेन की बातें। उसमें हम पूरा बकायदे पढ़ाएंगे, तो आप इससे परिचित होंगे। क्योंकि बात आ गई है ग्रंथि के रूप में, तो जान जाइए ये हमारे ब्रेन का पार्ट है जो यहाँ पे इस टॉपिक में ग्रंथि के रूप में कार्य करता है, मतलब शरीर में भी ग्रंथि के रूप में कार्य करता है, जिसको कहते हैं आगे वाले नर्वस सिस्टम जो पढ़ाएंगे तीसरा टॉपिक। आगे वाला जो ब्रेन है, फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, बीच वाला मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क, और पीछे है हिंड ब्रेन, पश्चिम मस्तिष्क। तो जो हमारा आगे का ब्रेन है फोर ब्रेन, इसके 2 पार्ट होते हैं, सेरिब्रम और दूसरा है डाइंसिफेलॉन। डाइंसिफेलॉन का भी 2 पार्ट होता है, पहला है थैलेमस, दूसरा हाइपोथैलेमस। ये वही हाइपोथैलेमस ग्लैंड है जो तंत्रिका तंत्र में हम ब्रेन के रूप में पढ़ेंगे, और इस टॉपिक में हम ग्लैंड के रूप में पढ़ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी कंट्रोलिंग पावर पूरे इंडोक्राइन ग्लैंड की इसी के पास होती है, ठीक है। आइए अब देखा जाए, इसी के नीचे होती है पीनियल ग्लैंड, ठीक ना। इसी के नीचे पाई जाती है पीनियल ग्रंथि, और फिर इसके नीचे होती है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या भाई? पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे बोलते हैं पीयूष ग्रंथि, ठीक है। फिर बात करेंगे हम यहां पे, तो यहां पे पाई जाती है गले में, एच आकार की ये ग्रंथि होती है जिसे बोलते हैं थायराइड ग्लैंड, ठीक है। थायराइड ग्रंथि देख ही रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से यूपीएससी में, यूपीपीएससी में, स्टेट पीसीएस में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ये सभी आपके ग्लैंडुलर सिस्टम से बनते हैं, और सबसे अधिक एंडोक्राइन से बनते हैं, क्योंकि हार्मोन का खेल यहीं पे है। ये सभी हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं, ठीक है। इसी थायराइड ग्लैंड के चारों ओर, ठीक है, एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक, जिसको बोलते हैं पैराथायराइड ग्रंथि। सब लिखते चलिएगा। फिर यहां पे आएंगे तो छाती के पास, वक्ष के पास एक ग्रंथि होती है, उसी के बीचों बीच हृदय के पास, जिसका नाम है थाइमस ग्लैंड, जिसको हम बोलते हैं थाइमस ग्रंथि। सबके बारे में क्लास चलेगी, टोटल आज ही चलेगी, पूरी कंप्लीट की जाएगी, ठीक।
चाहे 1 घंटा लगे चाहे 1.5 घंटा लगे, बढ़िया से मन से पढ़िए, पूरा कंप्लीट, एक दिन में एक टॉपिक, ठीक है। ये है थाइमस ग्लैंड, ठीक। यहीं पे है आपका अग्न्याशय जिसे बोलते हैं पैंक्रियाज। तो घबराइएगा मत, ये इसका टॉपिक नहीं है, ये बस एकमात्र टॉपिक इसके बाद वाला है मिक्स्ड ग्लैंड, क्योंकि बात चली है तो बता दिए कि पैंक्रियाज भी यहीं पे है, ठीक। फिर इसके नीचे बढ़ेंगे, आपको यहां पे दिखाई देगा जहां 2 किडनी है, ये 2 किडनी हमारी है, इसी किडनी के ऊपर पाई जाती है जिसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड। क्या नाम है भाई? एड्रिनल ग्लैंड, जिसे हम बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। किडनी के ऊपर पाई जाने वाली ग्रंथि है, और यहां पे होता है गोनेड ग्लैंड, ठीक ना। इसी को बोलते हैं एस्ट्रॉइड ग्रंथि, एस्ट्रॉइड ग्लैंड। हमारे शरीर में 2 ग्रंथियां जो है वो मिक्स्ड ग्लैंड भी है, एक ये पैंक्रियाज और दूसरा गोनेड। मिक्स्ड ग्लैंड ग्रुप में ये भी आती है, क्योंकि ये भी दोनों काम करती है, एंजाइम और हार्मोन दोनों बनाती है, जिस प्रकार पैंक्रियाज एंजाइम हार्मोन दोनों बनाता है। लेकिन मुख्यतः हम इसको पढ़ते हैं उसमें मिक्स्ड ग्लैंड में, क्योंकि इसकी बात इसी टॉपिक में हो जाती है, ठीक है। और ये गोनेड ग्लैंड पूरे शरीर में एकमात्र हमारा स्टेरॉइड ग्रंथि भी है, स्टेरॉइड हार्मोन बनाता है, ठीक। तो इस ग्लैंड पे हमको पूरी टॉपिक पढ़नी है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़िए। अब हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले जो लिखे थे हाइपोथैलेमस ग्लैंड, नंबरिंग करके लिखते चलिए। क्या है भाई? हाइपोथैलेमस ग्लैंड, जिसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ठीक ना। सबसे पहली बात कि ये क्या करता है, तो ये न्यूरो हार्मोन निकालता है, न्यूरो हार्मोन का सिक्रेशन करता है, ठीक। जो मैं बोलते चलूंगा आप सब लिखते चलिएगा, मैं हर चीज नहीं लिखूंगा क्योंकि क्लास और लंबी हो जाएगी, आप आराम से मेरे साथ लिखते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। इनका काम है न्यूरो हार्मोन को निकालना, और ये न्यूरो हार्मोन जितने भी हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड हैं वो सभी को कंट्रोल यही करता है। कैसे? क्योंकि ये वही न्यूरो हार्मोन है जो पीयूष ग्रंथि पे कार्य करता है, और पीयूष ग्रंथि इसी के आदेशों पर कार्य करती है। मतलब समझिएगा कि पूरे बॉडी में अगर कोई भी हरकत करानी है तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो हमारे शरीर में पिट्यूटरी ग्लैंड हैं, इन्हीं को आदेश देता है, पीयूष ग्रंथि को हाइपोथैलेमस ग्लैंड, कि शरीर में जो भी हार्मोन सिक्रेट करना है तुम ये काम करो। अब ये है, इसीलिए इसको बोलते हैं सुपर मास्टर ग्लैंड, ठीक है। तो ये भी लिख लीजिएगा, एक सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि हमारे शरीर में सुपर मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो वो है हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड, और इन्हें बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। अभी इनके बारे में पढ़ेंगे तो वहां लिखा जाएगा, पहले इनकी टॉपिक चल रही है तो समझना है बात को। ये हमारा है सुपर मास्टर ग्लैंड, सुपर मास्टर ग्रंथि, यही आदेश देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड भी मास्टर ग्रंथि है, इसलिए ये आदेश देते हैं अपने 9 हार्मोन को। इनसे 9 हार्मोन बनते हैं, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, और इस तरह बायोलॉजी अगर समझना है, जानना है तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। ये वीडियो सभी लोग समान रूप से हर उम्र के देख सकते हैं, अपने नॉलेज के लिए भी। तो बहुत सी चीजें ऐसी रियलिटी हैं जो आप तब समझेंगे कि अच्छा ये ऐसे होता है और ये जरूरी है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड सबको आदेश देता है कि तब तुम ये काम करो। क्यों? इनके इशारे पे काम कर रहा है। सिक्रेशन कराना है हार्मोन का, तुम करो। बंद करना है तो फिर ये आदेश देगा इनको, फिर ये उसको देंगे हार्मोन को, वो बंद करो। अब अधिक हो रहा है, कमी है, सिक्रेट करो, अधिक हो गया, कम करो। सारा काम खेल कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड। किसके ऊपर कर रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड को आदेश दे रहा है, और ये पूरे बॉडी पे कार्य कर रहे हैं। अब ध्यान से समझिएगा कि हाइपोथैलेमस है क्या। अगर हम ब्रेन की बात करें तो आपको हम बता ही दिए कि हमारा जो ब्रेन है वो मुख्यतः 3 पार्ट में बटा हुआ है। तो ब्रेन की कुछ चीजें ऐसी हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे हमारे ब्रेन में एक हमारे ब्रेन का हिस्सा है, ऐसे तो आपको पढ़ाएंगे नर्वस सिस्टम में, बताया ही, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, और सभी के 3-2 पार्ट है। तो फिर आपके ब्रेन बहुत हो जाते हैं। फिर आपका डायंसीफेलॉन, फिर हाइपोथैलेमस, थैलेमस, फिर सेरिब्रम, फिर सेरिब्रल कॉर्टेक्स, फिर उसके बाद एमिगडाला, फिर मेडुला ऑब्लांगेटा, हिपोकैम्पस, फिर उसके बाद आपका सेरिबेलम जो हिंड ब्रेन का पार्ट है, फिर पॉन्स जो फेफड़े को कंट्रोल करता है। तो ब्रेन बहुत है, आपको पढ़ाएंगे, सभी कंट्रोलिंग पावर अलग अलग है। लेकिन मुख्यतः अगर मोटा मोटी बात करें इस टॉपिक को समझने के लिए कि ये क्यों इतना सुपर मास्टर कहते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। हमारा एक ब्रेन होता है जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर। क्या नाम है भाई? सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और दूसरे का नाम है यही जो आप पढ़ रहे हैं, हाइपोथैलेमस। क्या नाम है? हाइपोथैलेमस।
और तीसरा ये नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3, जिसको बोलते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा। इंग्लिश में ही लिख देता हूं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा। अब ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छे समझने लायक चीज है। सेरिबल हेमिस्फीयर ये पूरी तरह से जो हमारे पूरे कंट्रोल में रहे, वो सारा जिम्मेदारी इस ब्रेन का है, सेरिब्रल। जो भी हम कंट्रोल में हैं, मेरी कंट्रोल में जो भी चीजें हैं वो सेरिब्रल के तहत हैं। मतलब मैं कितना बोल सकता हूं, कितना कम बोल सकता हूं, कहां बोलना है, कहां नहीं बोलना है, अभी चलने का मन किया, अभी नहीं चलना है, अभी खाना खाना है, ये सारी चीजें जो हमारे कंट्रोल में हैं पूरी तरह से, वो सेरिब्रल हेमिस्फीयर के चलते, ठीक। और मेडुला ऑब्लांगेटा जो कभी कंट्रोल किया ही नहीं जा सकता, ये पूरी तरह कंट्रोल में है और इसको आज तक कोई कंट्रोल कर ही नहीं सकता, ना कोई आज तक किया इसको कंट्रोल। क्या ये क्या है? जैसे हमारे हार्ट बीटिंग, हृदय स्पंदन, दिल का धड़कना, ये अपने कंट्रोल में नहीं है। जैसे आप जा रहे हैं इंटरव्यू में और आप कहें ऐ दिल अब कुछ देर के लिए शांत हो जाओ, हम इंटरव्यू देके आएंगे, तब धड़कना, जितना फुदकना होगा फुदक लेना। इंटरव्यू में ना ऊपर ना नीचे, बैलेंस करके चुपचाप रहना, कभी नहीं हो सकता। इंटरव्यू देने जाएंगे तो अपने आप ये और इसका फुदकना मतलब कूदना चालू, हार्ट बीटिंग बढ़ गई, ठीक है। सांस को आप ये नहीं कह सकते ऐ लंग्स आज रात में हम सोते हैं तुम भी सो जाओ, सुबह उठेंगे तुम भी उठना, दोनों लोग साथ सांस लेंगे। रात में अगर लंग्स सो गया तो आप जिंदगी भर के लिए सो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसी चीजें, आंख का पलक का झपकना, ये सारी चीजें मेडुला ऑब्लांगेटा कंट्रोल करता है, जिसको आप कभी जिंदगी में हम कोई भी कंट्रोल कर ही नहीं सकते। तो इसको कंट्रोल, ये कंट्रोल में है, इसको कंट्रोल नहीं किया सकता, लेकिन जिसको कंट्रोल कर सकते हैं वो यही है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। अब बात समझ में आई? ये सबसे पावरफुल, इसीलिए बोलते हैं सुपर मास्टर ग्लैंड, ठीक ना। तो ध्यान से समझिएगा कि हाइपोथैलेमस ग्लैंड को हम सुपर मास्टर ग्लैंड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यही वो चीज है जहां पे हम कुछ चीजों को हद तक कंट्रोल कर सकते हैं आंशिक रूप से। अब समझिए कैसे आंशिक रूप से, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में भी हैं और नहीं भी हैं, कुछ हद तक हैं और पूरी हद तक नहीं है। यहां तो आप समझ गए, जो पूरी तरह कंट्रोल में है हमारे, वो सेरिबल हेमिस्फीयर है। जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, आज तक कोई नहीं किया, वो मेडुला ऑब्लांगेटा है। लेकिन जो कंट्रोल कर सकते हैं वो हाइपोथैलेमस। जैसे इसी के थ्रू मैं ब्रेन में पूरा पढ़ाऊंगा, लेकिन आप यहां भी समझिएगा, भूख का लगना, प्यास का लगना, फिर आप कहिए उसको प्यार, लव, इमोशन, ठीक है, प्रेम, फिर उसके बाद कहेंगे नफरत या घृणा, जैसे आई लव यू, आई हेट यू, ये सारी चीजें मतलब ऑटोमेटिक फीलिंग के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, ठीक है। उसके बाद गुस्सा मतलब क्रोध, एंग्री, फिर उसके बाद आपका खुशी, हैप्पीनेस, ठीक है, और फिर पसीना मतलब शरीर का तापमान, एक तरह से कह लीजिए टेम्परेचर। ये सारी चीजें हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में है और इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं कुछ हद तक। कैसे? खाना हम एक दिन नहीं खा सकते, 2 दिन नहीं खा सकते, 3 दिन नहीं खा सकते, पानी हम 1 दिन नहीं पी सकते, 2 दिन नहीं पी सकते, 3 दिन नहीं पी सकते, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि अब आपसे कंट्रोल नहीं होगा, आपको खाना भी खाना पड़ेगा, पानी भी पीना पड़ेगा, नहीं तो मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। ये हाइपोथैलेमस। तो जो आप देखते थे कि ऋषि मुनि हमारे जो सिद्धि की, योग की जो बात किया करते थे कि जो तुम्हारा मन, जिसे आप मन कहते हैं, मन को कंट्रोल में कर लो, ये वही मन है। अब बात समझ में आई? इसी को नियंत्रण में करने की बात की जाती है, आज भी और पहले भी करते थे। ये हम कंट्रोल कर सकते हैं, सारा खेल इसी पे है, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं सुपर मास्टर ग्लैंड। पूरी बात तो हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के टॉपिक में, लेकिन अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि सेरिबल हेमिस्फीयर जो हमारे कंट्रोल में है और मेडुला ऑब्लांगेटा जो हम कभी कंट्रोल कर ही नहीं सकते, ना कभी कर पाए हैं, ना कभी कर पाएंगे, ठीक है। और हाइपोथैलेमस जो है इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। आइए अब देखिए अगला, जिसे हम बोलते हैं पीनियल ग्लैंड। लिखते चलिएगा सब लोग, इसी को बोलते हैं पीनियल काय या पीनियल ग्रंथि। पीनियल काय या ग्रंथि, ठीक है। अब यहां से बातें बहुत समझने लायक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी।
सबसे पहली बात, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कहेगा तो आप यही बताएंगे। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि मतलब पूरे ह्यूमन बॉडी की वेरी स्मॉलेस्ट ग्लैंड अगर कोई है तो आप क्या बताएंगे? बहुत ही छोटी ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि वो कौन सी है? पीनियल ग्लैंड। ठीक, क्यों? क्योंकि इसकी जो लंबाई होती है वो 5 से 8 मिलीमीटर होती है। सब लिखते चलिएगा, ठीक ना। अब इसी पीनियल ग्लैंड से दो हार्मोन बनते हैं, ठीक ना, जिसका नाम है मेलाटोनिन और सेरोटोनिन। ठीक है, मेलाटोनिन और सेरोटोनिन। अब देखिए इनका काम क्या है, इन दोनों हार्मोन का, तो समझिएगा पहले सेरोटोनिन को। ये वही सेरोटोनिन है जो सबसे अधिक नींद लाता है। ठीक है, और पूछेगा कि सबसे अधिक एक्टिव किस में रहता है, तो ये बच्चों में सबसे अधिक सक्रिय एक्टिव रहता है। ठीक है, इसीलिए इसी की बदौलत हम पीनियल ग्लैंड को पूरी तरह से क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल ग्लैंड। क्या है भाई? बायोलॉजिकल ग्लैंड का मतलब जैविक ग्रंथि। अगर आपसे क्वेश्चन करे हमारे शरीर में बायोलॉजिकल ग्लैंड कौन है, जैविक ग्रंथि कौन है, तब आप बताएंगे कि पीनियल ग्लैंड। उसमें भी सबसे एक्टिव इसका जो हार्मोन है इस चीज के लिए वो है सेरोटोनिन हार्मोन। ये नींद लाता है और बच्चों में अधिक सक्रिय होता है। और इसी सेरोटोनिन को हम तीसरी आंख, थर्ड आई भी बोलते हैं, लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे शरीर की तीसरी आंख कहा जाता है। अब ध्यान से देखिएगा मुझे, ठीक ना, ध्यान से देखिए, यहां पे यहीं पे होता है पिनियल ग्लैंड, यहां, और बच्चों में एक्टिव होता है। कैसे? जब आप बच्चों को देखिएगा, इस पे रख के सुलाएंगे और धीरे धीरे उसको थपथपाएंगे, उसको नींद आनी शुरू होगी, क्योंकि ये हिलना शुरू होगा। जब ये हिलता है तो बहुत अच्छी नींद आती है। इसीलिए आप देखिए बच्चों को आप जरा सा हिला दें, झूले में जरा सा हिला दें, वो सोने लगते हैं, थपथपा देंगे सोने लगते हैं। और बच्चों में अधिक ही सक्रिय होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं यही हमारा कम होने लगता है पीनियल ग्लैंड का सिक्रीशन, किसका? सेरोटोनिन का, हार्मोन का। तो सेरोटोनिन हार्मोन जैसे ही कम सिक्रीशन होने लगेगा, हम बड़े होने लगे, हमारी नींद कम होने लगी। जवान हुए, बचपन की अपेक्षा जवानी में नींद कम हुई, जवानी में बहुत नींद आएगी, किसकी अपेक्षा? बुढ़ौती की अपेक्षा। जब वृद्धावस्था आएगी तो तब सोच आप याद करेंगे कि जवानी में हमको नींद अधिक आती थी, उससे भी अधिक नींद बचपन में आती थी। अब जैसे जैसे उम्र बढ़े जा रहा है हमारी नींद कम होती जा रही है। और वृद्धावस्था में देखिए वृद्ध लोग 4 से 5 घंटा सोते ही हैं, क्योंकि नींदें कम आती है। ठीक ना, और हम पे आप पे बताएंगे कम सो, एकदम 5 बजे उठ जाओ, 10-11 बजे सो जाओ, 5 बजे 4 बजे भोर में उठ जाओ। सोना दिन में कभी नहीं सोना चाहिए। और जबकि अपने समय में उनके साथ भी यही घटना हुई है, दिन में वो भी चाँप के सोए हैं, ठीक ना, क्योंकि वो भी जवान थे कभी और उनका सेरोटोनिन हार्मोन एकदम एक्टिव था, तो उनको भी नींद आती थी। और देखिए यही कारण है कि जब आप ट्रेन में सफर करते हैं या झूला झूलते हैं, हम आप भी, बड़े लोग भी, तो जब ये हिलना शुरू होता है तो हम लोगों को नींद आनी शुरू होती है। और यही वो हार्मोन है जो ये भी कहता है कि जैसे आप लाइट जलाएंगे मैं सिक्रेट नहीं करूंगा, जैसे ही आप घर की रूम की बिजली बंद करेंगे इसका सिक्रेशन ज्यादा होता है, इसीलिए नींद ज्यादा आता है। तो ये अंधेरे में अधिक एक्टिव होता है और अधिक सिक्रेशन इसका बढ़ जाता है। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप सेरोटोनिन हार्मोन समझ गए होंगे। बात है मेलाटोनिन की, तो ये हमारे शरीर के कलर को तय करता है। जैसे अभी मैं पढ़ाऊंगा अब पीयूष ग्रंथि, तो आज आप पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड में, उसी से बनने वाला 5वां हार्मोन है मेलेनोसाइट्स, जिसमें इसकी बात आएगी मेलानिन की। तो उसी से बना हुआ है मेलाटोनिन हार्मोन। ये हमारे शरीर के रंग को काला और गोरा करने में यही क्या है? सक्रिय है, यही भूमिका निभाता है, रंग को काला और गोरा करना। तो अब समझ में आई बात कि हमारा मेलाटोनिन और सेरोटोनिन क्या है। अच्छा, यही सेरोटोनिन हमारे पूरी तरह से शरीर की दैनिक क्रियाओं के लिए जिम्मेदार है, सोना, जागना, महिलाओं का मासिक चक्र भी यही निर्धारण करता है, इसका भी योगदान है। इसीलिए सेरोटोनिन हार्मोन को हम बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं, इसको भी लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेरोटोनिन हार्मोन को हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल क्लॉक, हिंदी में बोलते हैं जैविक घड़ी। तो 2 क्वेश्चन बने। जैविक ग्रंथि पूछेगा ओवरऑल, तो आप बताएंगे कि जैविक ग्रंथि हमारा
पीनियल ग्लैंड है, और जब पूछेगा कि बायोलॉजिकल क्लॉक किसे कहते हैं तो भी बताएंगे जैविक घड़ी हमारा पीनियल ग्लैंड है। हार्मोन पूछेगा तो बताएंगे सेरोटोनिन है। ठीक है, तो ये है आपका जो दूसरा ग्लैंड बताए पीनियल ग्लैंड, और तीसरी आंख भी हमारी यही है सेरोटोनिन हार्मोन। आप समझ गए अच्छी से। ठीक, अब आइए अगला। अब अगला क्या है भाई, इसी के बाद हमारा पड़ता है थायराइड ग्लैंड। ठीक ना, नंबरिंग करते चलिएगा सब लोग, ठीक ना, तो आपको पूरी बकायदे बातें याद रहेगी हम क्या क्या पढ़े हैं। तो ये है अब थायराइड ग्लैंड, और जिसकी हिंदी रहेगी मैं लिख दूंगा, जिसकी नहीं रहेगी तो आप हिंदी मीडियम वाले भी आप लोग आराम से समझिएगा कि ये इंग्लिश, क्योंकि बायोलॉजी के टर्म्स सबसे अधिक इंग्लिश तो है ही है। ठीक है ना, तो ये है थायराइड ग्रंथि, आवर्तो ग्रंथि। जाने इंग्लिश तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि किसी डॉक्टर से भी आप जाकर अचानक से बोल देंगे आवर्तो ग्रंथि में ये है, मान ली चेकअप कराएं और ये चेकअप लेके पहुंच गया, कहे कि आवर्तो ग्रंथि के चलते मोटापा बढ़ गया, डॉक्टर भी एक बार हैरत में पड़ जाएगा ये आवर्तो ग्रंथि क्या है, तब कहेंगे थायराइड, तब कहेगा अच्छा, समझ रहे हैं। तो मतलब कहने का कि बायोलॉजी में इंग्लिश वर्ड याद रहे ज्यादा ठीक है, अच्छी बात है। ठीक ना, तो थायराइड ग्लैंड, आवर्तो ग्रंथि। अब यहां से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार आप देखते हैं एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बकायदे आते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा कि ये हमारे श्वास नली जो है ना, हमारे ट्रैकिया श्वास नली, ठीक, हमारे श्वास नली के दोनों ओर ये एच आकार में स्थित होती है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे तो यहां पे आप देखेंगे ना, तो यही ऐसे ही आकार लिए एच का, यही थायराइड ग्लैंड होता है, और इसी के किनारे पूरा पैराथायराइड होता है। ठीक है, इसी की तो कमी होती है हार्मोन की, तो आप घेंघा के शिकार होते हैं तो यहां गर्दन फूल जाती है। ठीक है ना, अभी बहुत सी बातों को इसमें समझना है। तो थायराइड ग्रंथि हमारे श्वास नली के दोनों तरफ एच आकार में स्थित होती है, और ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, ये सबसे बड़ी इंडोक्राइन ग्लैंड कह लीजिए, अंतःस्रावी ग्रंथि सबसे बड़ी। अब आप कहेंगे सर आप लीवर बताए थे पिछली बार, तो लीवर ओवरऑल पूरे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, लेकिन जब कहेगा कि अंतःस्रावी ग्रंथि इंडोक्राइन ग्लैंड में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो बताएंगे थायराइड ग्लैंड। और एंडोक्राइन में सबसे छोटी ग्रंथि कौन है या पूरे शरीर की, तब बताएंगे पीनियल ग्लैंड, जो भी इससे पढ़े पहले। ठीक है ना, और उसके बाद नंबर आता है पिट्यूटरी ग्लैंड का। ठीक, तो ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अब देखिए इसी से निकलता है थायरॉक्सिन हार्मोन, जिसमें उसी से आयोडीन तत्व निकलता है। ठीक ना, तो इससे बनने वाले हार्मोन का नाम है थायरॉक्सिन हार्मोन। ये एक्स है मेरा, आप परिचित हो जाइए, THYROXIN, थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक, इसी को बोलते हैं टेट्राडोथायरोनिन। ठीक है, इसी का नाम है टेट्राडोथायरोनिन, टेट्राडोथायरोनिन हार्मोन, दो नाम है। मान लीजिए अगर ये आ जाए तो इसी की बात कर रहा है थायरॉक्सिन हार्मोन की, तो थायरॉक्सिन हार्मोन को ही बोलते हैं टेट्राडोथायरोनिन हार्मोन, और इसी से आयोडीन नामक तत्व निकलता है। और ये दो चीज से मिलके बना ही है ये हार्मोन, एक आपका टायरोसिन और प्लस दूसरा है आपका आयोडीन। ठीक है, ये दो चीजों से मिलकर बनता है थायरोक्सिन, टायरोसिन प्लस आयोडीन, इसीलिए आयोडीन नामक तत्व ये निकलता है। और ये करता क्या है तो लिखिएगा आगे। थायरोक्सिन हार्मोन के जो कार्य हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। सबसे पहली बात कि ये शरीर की सामान्य वृद्धि, ठीक है ना, शरीर की सामान्य वृद्धि, स्पेशली विशेषतः बाल, नाखून और हड्डी के विकास के लिए अनिवार्य होता है। ठीक है, ये शरीर की सामान्य वृद्धि, विशेषतः बाल, नाखून और हड्डी के विकास के लिए क्या है, अनिवार्य है। दूसरी बात, यह कोशिकीय श्वसन को तेज करता है, सेल ब्रीथिंग, कोशिकीय श्वसन को क्या करता है भाई, तीव्र करता है, फास्ट करता है, तेज करता है। आप कहेंगे सर सांस तो लंग्स से लेते हैं, आप जानिए जब आपको पढ़ाएंगे 5वां टॉपिक रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो लोग नए होंगे वो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मैंने पूरा सिलेबस टॉपिक लिखवाया है बायोलॉजी का, जिसपे यूपीएससी और पीपीएससी की पूरी क्लास चलती है। 5वां टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक ना, जिसमें हम पूरी तरह से बात करते हैं सांस की, मतलब लंग्स की। तो उसमें मैं पढ़ाऊंगा आपको पूरी तरह से
कि हमारा जो हम सांस लेते हैं वो दो तरीकों से लेते हैं। एक है फुफ्फुस श्वसन, जिसे हम बोलते हैं लंग्स के द्वारा, फेफड़ा, और दूसरा होता है सेल ब्रीथिंग, कोशिकीय श्वसन। तो हमारे सेल भी सांस लेते हैं। तब बताऊंगा आपको पूरा खेल कि हीमोग्लोबिन कैसे हमारे सेल के अंदर जाता है, वहां ग्लूकोज का निर्माण होता है, एटीपी चक्र चलता है, और फिर वहां से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर घुस के वहां से CO2 को निकाल के बाहर निकालता है और ऑक्सीजन को लेता है। और ये क्रिया हम हर क्षण कर रहे हैं और इतना बड़ा काम अंदर हो रहा है। तो कोशिका भी सांस ले रही है और हमारा लंग्स भी सांस ले रहा है, इसीलिए आप जीवित खड़े हैं। ठीक है, तो ये कोशिकीय श्वसन को तीव्र करता है। तीसरी बात, थायरॉक्सिन हार्मोन को लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। थायरॉक्सिन हार्मोन को मेटाबॉलिक हार्मोन भी कहा जाता है, मेटाबॉलिक हार्मोन कहा जाता है। ठीक ना, मेटाबॉलिज्म का मतलब कि शरीर में जितने भी विषैले पदार्थ हैं उनको निकालना बहुत अच्छी प्रक्रिया होती है। अगर मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा तो समझ लीजिए कि फिर वही आप कहते हैं कि मोटापा बढ़ना शुरू हो गया, जिसे आप आगे भी समझेंगे, जिसे हम अभी थायराइड पढ़ रहे हैं। रियल में वही कहते हैं कि थायराइड का मतलब मोटापा आना शुरू हो गया, शरीर का वजन बढ़ना शुरू हो गया, शरीर में अच्छी क्रियाएं होनी बंद हो गई। तो थायराइड, थायरॉक्सिन हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड से निकलता है उसी को हम बोलते हैं मेटाबॉलिक हार्मोन। ठीक, और चौथा काम ये करता है पीयूष पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि के साथ मिलकर, पीयूष ग्रंथि के साथ मिलकर शरीर में जल संतुलन का नियंत्रण करता है। शरीर में वाटर बैलेंस, जल संतुलन का क्या कर रहा है भाई, नियंत्रण करता है। तो ये है थायरॉक्सिन हार्मोन के काम। ठीक है ना, जो हमारे शरीर में थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब समझेंगे कि थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी होने से क्या होता है। ठीक ना, तो लिखिएगा, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होने वाला रोग। ठीक ना, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होने वाला रोग, सबसे पहला रोग होता है जिसे बोलते हैं क्रिटिनिज्म या क्रिटिनिज्म। ठीक है, जिसे बोलते हैं हिंदी में जड़ मानवता। क्या बोलते हैं भाई, जड़ मानवता। ठीक, क्या होता है ये मेरा तीर है, इसको घुड़ाया मत करिए, ऐसे करने से हम ऐसे करते हैं तेजी में, तीर है ये। सबसे मेन, ना बड़े में ना बुजुर्ग वृद्ध में वयस्क में, ये केवल सिर्फ और सिर्फ होता है बच्चों में। ठीक ना, ये जन्म से पूर्व गर्भावस्था में ही आयोडीन कमी से होता है। जड़ मानवता क्रिटिनिज्म ये जन्म से पूर्व गर्भावस्था में ही आयोडीन कमी से होता है। और इसमें होता क्या है, जो शिशु है, बच्चा है ना, उसका संपूर्ण शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाता है, मतलब फिजिकल और मेंटली ग्रोथ ही अवरुद्ध हो जाता है। ठीक ना, तो बच्चों का इसमें मेन रूप से शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाता है। दूसरा जो है जिसे हम बोलते हैं ग्वाइटर, जो आप सभी जानते हैं, जिसे बोलते हैं घेंघा। ठीक है, ग्वाइटर ये क्या है भाई, ये भी भोजन में मेनली सब आयोडीन कमी से ही होते हैं, आयोडीन की कमी से होता है। और इसमें थायराइड ग्रंथि का जो आकार है ना यहाँ, वही पूरा बड़ा हो जाता है, तो फूला हुआ लगेगा, यही मेन है घेंघा। ठीक ना, इसमें गर्दन में स्वेलिंग आ जाती है और आंखें बाहर निकल जाती हैं। बाहर निकलने का मतलब ये नहीं कि आंख गिर गई और उठा के लगा लिए, सॉरी भाई साहब घेंघा हो गया है। ठीक, तो वो चीज नहीं, ध्यान रखिएगा। आंखें बाहर निकलना, आंखें बड़ी हो जाना। ठीक, जैसे लग रहा है कि बिना पिए 5 बोतल दारू का नशा हो गया, वैसी आंख, वो घेंघा में आपको दिखाई देगा। और जो तीसरा है, जो प्रचलित है, जो प्रचलन में है, जिसे सभी लोग कह देते हैं, अमूमन लेडीज में ज्यादा होता है, ये पुरुषों में भी होता है, तीसरा वाला जो भी लिखेंगे, लेकिन सुन लीजिए पहले, लेडीज में ज्यादा दिखाई देगा। तो अमूमन लोग बोल देंगे कि अरे वो हमको थायराइड हो गया, बोल देते थायराइड हो गया, उसका रियल नेम है मिक्सोडेमा। ठीक है ना, अब समझिए क्या नाम है, मिक्सोडेमा होता है, पढ़ते मिक्सोडेमा है, इसका हिंदी अर्थ ही होता है मोटापा। ठीक ना, और ये सबसे अधिक लेडीज में, महिलाओं में होता है। ठीक है, 95% महिलाओं में, 5% पुरुषों में दिखाई देगा आपको ये। वही मोटापा जिसको लोग कहते हैं कि थायराइड हो गया, उसमें शरीर का मेटाबॉलिज्म इसमें काम नहीं करता,
इस कारण से आपको अब थायराइड की समस्या दिख रही है, जो मेन रूप से आप कहते हैं मिक्सोडेमा की समस्या दिख रही है। पढ़े लिखे हैं तो सही बात, सही आंसर दीजिएगा। जो लोग कहते हैं कि हमें थायराइड हो गया, पूरा बॉडी सूज गई, स्वेलिंग हो गई, वो थायराइड नहीं, मेन रूप में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होने वाला रोग क्या है? मिक्सोडेमा है, मोटापा। अब बात समझ में आई? तो ये हमारा थायराइड ग्लैंड का काम और उसकी कमी से होने वाला रोग। अब एक चीज यहां और ध्यान दीजिएगा, ये तो पूरी बात हो गई थायराइड ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन थायरोक्सिन। मेन बात आती है जो हम कहते हैं घेंघा, ठीक ना? ये बात जरा गौर करने वाली है, देखिएगा। जो ग्वाइटर है ना, घेंघा, ये पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा होती है। आप कहेंगे ऐसा क्यों सर? बताता हूं आपको। ग्वाइटर जो घेंघा है, ये पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक ना? क्यों भाई? क्योंकि यहां पे आप ध्यान समझिएगा जरा, मैं आपको फिजिक्स केमिस्ट्री का मिक्सअप दिखा रहा हूं। जो आयोडीन है, ये एक ऐसा पदार्थ है जो सीधे सीधे, आयोडीन क्या है भाई? सीधे सीधे ठोस से बिना द्रव में बदले किस में बदल जाता है? गैस में। और ऐसे चीजों को हम साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातित पदार्थ, सब्लिमेटिव सब्सटेंसेस, ठीक है? जिसे बोलते हैं ऊर्ध्वपातित पदार्थ, सीधे ठोस से गैस में चेंज हो जाना। अब ध्यान से समझिएगा, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, ये बीपी रक्तचाप मत समझ लीजिएगा, ठीक है? ये बॉइलिंग पॉइंट, एक तो जो बॉइलिंग पॉइंट है जिसे हम बोलते हैं उबालना, वो आप देखेंगे वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है आपके वायुमंडलीय दाब पे। ध्यान से समझिएगा, बॉइलिंग पॉइंट जो हमारा है वो डिपेंड करता है वायुमंडलीय दाब पे। वायुमंडलीय दाब अगर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट आपका तुरंत आपका पानी उबल जाएगा, ठीक है? अब बॉइलिंग पॉइंट वायुमंडलीय दाब अगर ज्यादा होगा तो उसे फिर उबलने के लिए 100 डिग्री का टेम्परेचर वास्तव में चाहिए, ठीक ना? तो अब ध्यान से समझिए कि जो पहाड़ी इलाके हैं, तो पहाड़ी इलाकों में जो वायुमंडलीय दाब है ये कम होता है, तो यहां पे जो पानी है वो 60 डिग्री सेल्सियस पे ही खौल जाता है, लेकिन जम्स नहीं मरते। अगर उससे ऊपर करेंगे पानी उड़ जाएगा, वाष्प बन जाएगा, लेकिन जम्स वैसे ही रह जाएंगे। तो उसी प्रकार आयोडीन पहाड़ी इलाकों में बिना ठोस बने, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम है, तो ठोस से गैस में, लिक्विड में चेंज द्रव में हुआ ही नहीं, सीधे गैस बन के उड़ गया। इस कारण वहां के लोगों के खाने पीने में आयोडीन नहीं मिल पाता। हमारे मैदानी भागों में क्या है, यहां उड़ने की इनकी औकात ही नहीं है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब इतना ज्यादा है कि ये यहीं रह जाते हैं, इसलिए सबको मिल जाते हैं। लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में हमको नमक में आयोडीन भेजना पड़ता है। बात समझ में आई? ये मत सोचिएगा कि पानी हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस पे ही खौलेगा, उबलेगा। चंद्रमा पे आप जाएंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही पानी उबल जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पे वायुमंडल है ये नहीं है। तो जहां पे वायुमंडल ही नहीं रहेगा वहां पानी तुरंत खौल जाएगा। पहाड़ी क्षेत्रों में आप जाएंगे तो समुद्र के तल से जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तो वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह रहा हूं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा? वो उतना ही आपका कम होता जाएगा। और जाहिर सी बात है कि जैसे वायुमंडलीय दाब कम होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वैसे ही आपका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? जल्द ही पानी खौल जाएगा, ये भी कम हो जाएगा। तो 60 डिग्री 50 डिग्री पे ही पानी उबल गया, उससे ज्यादा ट्राई करेंगे वाष्प बन के उड़ जाएगा। अब बात समझ में आई? दूसरी बात देखिएगा, इसी थायराइड ग्रंथि में हम जो है भाई, थायराइड ग्रंथि मेन रूप से अगर आपसे पूछे कि जानी किस लिए जाती है, तो जो ये थायराइड ग्लैंड है ना, थायराइड ग्लैंड, ठीक, ये मेन रूप से जाना जाता है वृद्धि और विकास के लिए, ठीक है? वृद्धि और विकास के लिए इसे हम जानते हैं हमारे शरीर में। अच्छा, एक बात और लिख लीजिएगा, देखिए धीरे धीरे सारी बातें याद आ भी जाती हैं। जब कहे कि हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर कौन कंट्रोल करता है, तो यही थायराइड ग्लैंड, ठीक ना? लिख लीजिएगा, ये ब्लड प्रेशर, रक्त दाब या रक्तचाप को क्या करती है भाई? कंट्रोल करती है, ठीक है? ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम इनके पास और ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम एड्रिनल ग्लैंड के पास, अभी लिखवाएंगे, ठीक ना? तो ब्लड प्रेशर कंट्रोलिंग का काम इसके पास है और वृद्धि विकास के लिए आवश्यक है हमारा थायराइड ग्लैंड। तो मेन बात आएगी कि थायराइड ग्लैंड जो है वृद्धि विकास तो कर रहा है, लेकिन हम जैसे हैं कि बाल्यावस्था से हमारा युवावस्था, युवावस्था से प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था से वृद्धावस्था, ये मानव के जीवन का सीक्वेंस है, लाइफ का क्रम। लेकिन ऐसा कई जंतुओं में नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक ना? ऐसा कई जंतुओं में नहीं है। जैसे आप देखेंगे, हम मनुष्य बाल्यावस्था से हम वयस्क बने, लेकिन जब आप देखें ना टेडपोल को, जो टेडपोल है, ये जब वयस्क बनेगा तो टेडपोल से ये क्या बनेगा?
मेढक बनेगा। तो टेडपोल किस रूप में रहेगा? ये पूरी तरह से लार्वा के रूप में रहते हैं। मतलब देखेंगे ना तो इनका आकार मछली नुमा होगा और आगे चल के ये भाई साहब मेढक बन गए। ठीक, तो दिखा कुछ और आगे। इस घटना को जो ये रूपांतरण हुआ इसे ही बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, रूपांतरण के द्वारा। ये मेढक टेडपोल का लार्वा अलग दिखा, बड़ा हुआ तो मेढक, लेकिन हमारे में ऐसा नहीं है। क्यों? ये लार्वा से मेढक जो बना इसमें किसका योगदान है? ये मैं क्यों बताया? थायराइड ग्लैंड का। कुछ जीव ऐसे हैं जो थायराइड ग्लैंड के चलते ये काम हुआ। ऐसे ही तितलियों का भी है। तितली आपको दिखेगी एकदम केंचुए के समान पतली, एकदम ऐसे, लेकिन जैसे इसका लार्वा जब मेटामॉर्फोसिस होगा तो वो बन जाएगी तितली के रूप में। तितली है नहीं, आपको संकेतक दे रहे हैं ना, आप सोचेंगे सर ये मेढक नहीं, तितली नहीं। ठीक, तो तितली के रूप में। तो जो ये लार्वा है और लार्वा से जो ये अपने दूसरे रूप में ये जीव आ रहे हैं, ये मुख्य रूप से किस लिए? थायराइड ग्लैंड के कारण। अगर इनके शरीर से हम थायराइड ग्लैंड को निकाल लें तो ये जीवन भर अपने लार्वा के रूप में ही रह जाएंगे। अब बात समझ में आई? अब आइए अगला हार्मोन पढ़ना है हम लोगों को, जिसका नाम है पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है ना? क्या नंबरिंग है भाई? नंबरिंग दिए हैं कि नहीं है? तीसरा। आइए चौथा डाल लीजिएगा सब लोग। चौथा हार्मोन, चौथा ग्लैंड, तो चौथा ग्लैंड है वो है पैराथायराइड ग्लैंड, जिसे बोलते हैं पराअवटु ग्रंथि। चित्र तो आप लोगों ने देखा ही है, जो इनके चारों तरफ रहे, थायराइड के चारों तरफ घेरा रहे, वही है पराअवटु ग्रंथि, जिसको बोलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक, अब देखिए इसका क्या कार्य है। तो सबसे पहली बात लिखिएगा कि यह पैराथॉर्मोन हार्मोन बनाती है। ठीक ना? पैराथॉर्मोन हार्मोन बनाती है और सारा रोल फिर इसी हार्मोन का है। ठीक, तो इस हार्मोन का काम क्या है? नंबर 1 कि यह कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है ना? अगर आपसे पूछे कि हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा या कैल्शियम का अवशोषण, कैल्शियम का अवशोषण कौन करता है, तो आप बताएंगे पैराथॉर्मोन हार्मोन, जो पैराथायराइड ग्लैंड से निकलता है। ठीक है? दूसरी बात, कैल्शियम का अवशोषण तो करता ही है, और जो हड्डियों से रक्त में कैल्शियम की मात्रा पहुंचाई जाती है, ठीक ना, बोन्स, अस्थियां, अस्थियों से जो रक्त में, ब्लड में कैल्शियम की मात्रा पहुंचाई जाती है, उस कैल्शियम की मात्रा को ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि अस्थियों से रक्त में जो कैल्शियम की मात्रा पहुंचाई जाएगी उसको नियंत्रित करेगा कि कितना जाना चाहिए। दूसरी बात, कैल्शियम का अवशोषण भी यही करेगा। इसीलिए अगर इसकी कमी होगी तो जो कमी विटामिन डी की, जो रोग विटामिन डी कमी से होता है वही रोग पैराथॉर्मोन हार्मोन की कमी से होता है। अस्थियों का भी सब समझाते हैं। ठीक है? तो अस्थियों से रक्त में कैल्शियम की मात्रा पहुंचाई जाती है, वो किसके चलते? वो आपकी अस्थियों से रक्त में कैल्शियम की मात्रा जो पहुंचाई जा रही है उसको कंट्रोल, मतलब उसको संतुलित करना, बैलेंस करना। एक तो नियंत्रित करना, दूसरी बात ये भी लिख लीजिएगा, बैलेंस करना। ठीक है? ये दोनों काम कौन करता है? पैराथॉर्मोन हार्मोन करता है। तो अब एक बात दिमाग में आएगी कि फिर वो कौन सा हार्मोन है जिसकी वजह से अस्थियों से रक्त में कैल्शियम पहुंच रहा है। पहुंचाने का काम अलग है और पहुंचने के बाद उस कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल और बैलेंस करने का काम अलग है। तो वो पावर इनके पास है और जो पहुंचा रहा है उसको बोलते हैं कैल्सीटोनिन हार्मोन, इसी से निकलेगा। तो आइए उस कैल्सीटोनिन को लिखा जाए। देखिए, पैराथायराइड ग्लैंड से बनने वाला पहला हार्मोन पैराथॉर्मोन हार्मोन था। दूसरा जो है इसे बोलते हैं कैल्सीटोनिन हार्मोन। ठीक, ये क्या करता है कि अस्थियों से रक्त में कैल्शियम की मात्रा को पहुंचाता है। क्लियर? अस्थि लिखा हड्डी, अस्थियों से रक्त में कैल्शियम की मात्रा को पहुंचाने का काम इनका है, और जब रक्त पहुंच जाए तो रक्त में कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल और बैलेंस करने का काम इनका है। अब समझ गए? अब देखिए, इसकी वजह से पैराथायराइड ग्लैंड की कमी से दो रोग होते हैं। तो लिखिएगा, कमी से रोग। जब हमारा पैराथायराइड ग्लैंड
सिक्रेशन खत्म कर दे हार्मोन्स का, पैराथॉर्मोन हार्मोन का और कैल्सिटोनिन का, तो उसकी कमी से रोग कौन सा होता है, ठीक ना। तो यहां भी दो रोग होते हैं, नंबर 1, नंबर 2। सबसे पहला होता है जिसे बोलते हैं मस्कुलर एक्सिटेशन, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं पेशियों में संकुचन। पेशियों में संकुचन का मतलब पेशियों में सिकुड़ना, खिंचाव आ जाना, ठीक है, वो पेशी, उसी को बोलते हैं मस्कुलर एक्सिटेशन। संकुचन का मतलब सिकुड़ना होता है, ठीक ना। दूसरी बात, दूसरा रोग होता है उसे बोलते हैं वो वीकनेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं अस्थियां कमजोर हो जाना, ठीक है। और इन दोनों को मिला के सामूहिक रूप से हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं टिटैनी डिजीज। टिटैनी डिसीज, जिसे हम बोलते हैं टिटैनी नामक रोग हो गया। तो आपसे क्वेश्चन करे कि टिटैनी डिजीज किसकी कमी से होता है, तो सीधे बताएंगे पैराथायरॉइड ग्लैंड। अगर हार्मोन देगा तो पैराथॉर्मोन हार्मोन, और वो है क्या, तो आप बताएंगे कि ये दो चीजों के रूप को हम बोल रहे हैं टिटैनी, जहां पे मस्कुलर एक्सिटेशन हो रहा है और वो वीकनेस हो रहा है, उसे हम नाम क्या दे रहे हैं, टिटैनी नामक डिजीज का नाम दे रहे हैं। क्लियर। अब हम लिखेंगे अगला, चौथा था, आइए देख लीजिए, हाँ चौथा। अब आइए लिखा जाए पांचवा ग्लैंड, ठीक ना। पांचवा ग्लैंड, पांचवा वो कौन है भाई, वो है आपका थाइमस ग्लैंड, ठीक। एक क्रम से पढ़ रहे हैं हम लोग, थाइमस ग्लैंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। सबसे पहली बात तो इसमें लिख लीजिएगा कि यह वक्ष के बीच में पाया जाता है, और कहां, तो हार्ट के पास, हृदय के पास। तो क्वेश्चन बन जाता है कि थाइमस ग्लैंड कहां पाया जाता है, तो ये हृदय के पास, वक्ष के बीचों बीच यहीं पाया जाएगा। देखिएगा कितना इसका रोल है हमारी लाइफ में, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहली बात, वक्ष के बीच में पाया जा रहा है, हृदय के पास। दूसरा लिखिएगा कि ये थाइमोसिन हार्मोन बनाता है। क्या भाई, थाइमोसिन हार्मोन ये बनाता है, ठीक। अब ये हार्मोन बहुत से काम करता है हमारे शरीर में, पूरा थाइमस ग्लैंड ही क्या, तो ये वही चीज है जो हमारे शरीर में दो चीजों का निर्माण करता है, प्रोटीन प्लस लिम्फोसाइट्स कोशिका, लिम्फोसाइट सेल का निर्माण करता है। अब यहां केवल दो चीज लिखावट नहीं है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनिएगा। इतना लिख लिए हैं, ध्यान से सुनिए। प्रोटीन और लिम्फोसाइट्स का निर्माण करना, इसमें क्या गहराई है। प्रोटीन, ठीक, प्रोटीन हम आपको पढ़ाए थे कि ये प्रोटीन होता है बॉडी बिल्डिंग के लिए, जब हम पढ़ रहे थे डाइजेशन का टॉपिक पहला, जाइएगा प्ले स्टोर, जो लोग नहीं देखे होंगे। प्रोटीन का अगर आपसे कोई ओनली वन फैक्ट पूछे तो आप सीधे बताएंगे प्रोटीन हम किस लिए लेते हैं, तो आप कहेंगे बॉडी बिल्डिंग के लिए, शारीरिक विकास के लिए, फिजिकल ग्रोथ के लिए हम प्रोटीन लेते हैं, ठीक है। और लिम्फोसाइट्स क्या करता है, जितने भी हमारे बैक्टीरिया हैं, जितने हानिकारक वायरस हैं, सभी से सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक। तो जो घर की माताएं हैं वो झूठ मूठ परेशान रहती हैं, हाँ आप ख्याल रखिए, केयर करिए बच्चे की, लेकिन देखिए माताएं परेशान रहती, छोटे बच्चों को भी लेके बेटा खा लो, बेटा खा लो। छोटा बच्चा स्टेमिना बहुत तगड़ा, बच्चों में ऊर्जा और स्टेमिना बहुत होती है, वो थकते नहीं है, ठीक है, यही कारण है। अब वो खेल रहा है, खाना कम खा रहा है, 2 रोटी भी खाया, 1 रोटी खाया, माँ परेशान है, दूध पी लो, ये कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके अंदर पूरी चीज बन रही है, दूध वाली प्रोटीन बन रही है। और दूसरा जो सुरक्षा चाहिए वो लिम्फोसाइट सेल का निर्माण हो रहा है, ठीक है। ये थाइमस ग्लैंड 14 से 15 साल तक हमारे शरीर में रहती है, उसके बाद ये लुप्त भी हो जाती है, ह्रास, खत्म, चली गई। ये क्वेश्चन पूछता है ऐसी कौन सी ग्रंथि है जिसका विकास भी होता है और ह्रास भी होता है। ह्रास का मतलब वो समाप्त हो गई, द एंड हो गया हमेशा के लिए, और फिर आवश्यकता पड़ने पे ये फिर से वापस आके बन जाएगी। इतना गजब का ये ग्लैंड है थाइमस ग्लैंड, ठीक है। तो प्रोटीन और लिम्फोसाइट्स का निर्माण करना, इसीलिए बच्चों का ध्यान रखिए, लेकिन इतना मत ध्यान रखिए कि आगे उनको दिक्कत हो जाए। बहुत से लोग होते हैं अपने बच्चों को पूरा एकदम 1 साल का नहीं हुआ, अब बिसलरिए का पानी पी रहा है, पूरा फिल्टरिंग पानी पिला रहे हैं, हाथ में ग्लव्स पहना दिए हैं, बाहर बचा रहे हैं जीवाणुओं से, संक्रामक रोगों से। अब पता चला कि बच्चा इलाहाबाद गया, दिल्ली गया, लखनऊ गया यूपीएससी की तैयारी करने बड़ा होके, और वहां पे जब चाट गुलगप्पा देखा तो खाएगा ही, और जैसे खाया तो बचपन में तो बहुत सफाई से जिया है, अब बाहर निकला
तो तुरंत उसकी इम्यूनिटी क्या होगी, कमजोर हो चुकी है, खत्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि थाइमस ग्लैंड 15 साल तक बच्चे को रोगों से लड़ने की क्षमता के लिए शरीर को तैयार कर देता है, पूरे सेल को तैयार कर देता है। इस कारण से वो लड़का एकदम फिट रहेगा। लेकिन जो इसी से बचा रह गया, अब वो सेल, आप इस थाइमस ग्लैंड को काम ही नहीं करने दिया, आप अपने काम कर दिए। माता ने बच्चे के लिए वही काम कर दिया पूरी साफ सफाई में। वो जैसे ही बाहर का खाएगा, वो गप्पा चाट समोसा जो भी बाहर की चीजें, तुरंत उसका पेट खराब होगा, आगे चल के लीवर भी खराब हो जाएगा। लेकिन जो बच्चा बचपन में आप देखेंगे कि माता पिता केयर कर रहे हैं, लेकिन उतना नहीं कि एकदम साफ सफाई पे लगे हुए हैं, वो धूल मिट्टी में भी जिया है, सफाई उतना ही रखा जितना रखना चाहिए, नॉर्मल पानी पिया है, उस बच्चे की इम्यूनिटी आप देखेंगे तो वो सबसे अच्छी रहेगी। वो चाट गुलगप्पा का, वो 10 दिन का बासी भी समोसा खा ले तो भी समोसा मर जाएंगे, उसको कुछ नहीं होगा। ठीक है, कहने का मतलब कि समोसा मरने का तो क्या, समोसा तक पूरा कुछ भी उसका एक सेल, एक कोशिका का विनाश नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी बहुत तगड़ी है। इम्यूनिटी हमारी स्ट्रांग होती है तभी। बचपन में जो लड़के ज्यादा केयर ना किया जाए साफ सफाई को लेके, बीमार तो पड़ेंगे, लेकिन आगे चल के वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा। और जो बचपन में बहुत बचाए हैं, कभी बीमार नहीं पड़ा। आप सुनेंगे आगे चल के बराबर बीमारी पड़ रहा है, यही कारण है। तो ये प्रोटीन और लिम्फोसाइट सेल का निर्माण थाइमस ग्लैंड हमारे शरीर में करती रहती है। और कब तक भाई ये ग्लैंड रहता है, तो लिख लीजिएगा, 14 से 15 वर्ष तक इसका शरीर में निर्माण होता है। मतलब शरीर में निर्माण क्या है, शरीर में ये रहता है। 14 से 15 वर्ष तक ये शरीर में रहता है ये ग्रंथि। और यही लिख लीजिए जो सेंटेंस कह रहा था कि इसका विकास भी होता है और ह्रास भी होता है। विकास भी होगा और ह्रास भी होगा। ये थी हमारी थाइमस ग्रंथि। ठीक, अब आइए आगे, 5वां नंबर है। अब 6वां, ये है हमारा एड्रिनल ग्लैंड। क्या भाई, एड्रिनल ग्लैंड, इसी को बोलते हैं सुप्रारीनल ग्लैंड, जिसे हिंदी में बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक है। सबसे पहली बात इसमें लिखिएगा कि यह किडनी के ऊपर पाई जाती है। किडनी के ऊपर पाई जाने वाली ग्रंथि है। जैसे किडनी बनाने में वक्त है कितना, बायोलॉजी के स्टूडेंट आप रहिए तो हर काम फटाक से करिए। ये किडनी है ना, तो जो किडनी का प्रारूप आप ये देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ठीक, तो यहीं पे जब आप देखेंगे तो यहीं पे ये एड्रिनल ग्लैंड दिखाई देगा। किडनी के ऊपर पाई जाने ग्रंथि, अभी शॉर्ट मैप मैंने सबसे पहले बताया ही था, तो दिखाया दो किडनी ऊपर एड्रिनल ग्लैंड। ठीक, अच्छा, ये 2 प्रकार के होते हैं, तो पहले उनकी बात पूरी कर लिया जाए, ठीक ना, कि वो 2 प्रकार के जो ग्लैंड है वो कौन कौन है। तो किडनी को पाई जाती है, आप लिख लीजिएगा कि ये 2 प्रकार के होते हैं एड्रिनल ग्लैंड। तो मान लीजिए, अब तो उस तरह असली चित्र को दिखा दिया, मान लीजिए एड्रिनल ग्रंथि है 2 प्रकार, 2 लेयर में बटी हुई है। तो जो ऊपर वाला भाग होता है इसे हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, और जो अंदर वाला होता है इसे बोलते हैं हम मेडुला। ये मेडुला ब्रेन नहीं है, ध्यान रखिएगा, मेडुला ऑब्लांगेटा ब्रेन है। मेडुला कहते ही आप जान जाएंगे वो बात कर रहा है अधिवृक्क ग्रंथि की, एड्रिनल ग्लैंड की, ठीक है ना। अब तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉर्टेक्स के बारे में। कॉर्टेक्स, तो कॉर्टेक्स भी क्या हो गया, ग्लैंड ना कहा जाएगा, एड्रिनल भी ग्लैंड है, कॉर्टेक्स उसी का भाग है, तो ये भी ग्रंथि है। क्या बनाएगा, हार्मोन बनाएगा। तो कॉर्टेक्स से 3 हार्मोन बनते हैं। सबसे पहला बनता है इससे बनने वाला हार्मोन जिसे हम बोलते हैं कार्टिसोल। कार्टिसोल, ठीक, कार्टिसोल क्या करता है, लिखिएगा, यह शरीर में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के दर को बढ़ाता है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के लेवल को बढ़ाता है। ठीक, फिर इसी कॉर्टेक्स से दूसरा हार्मोन बन रहा है जिसका नाम है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन ये क्या करता है, तो ये हमारे शरीर में लवण, मतलब सॉल्ट, ठीक ना, लवण और पानी,
का संतुलन बनाता है, बैलेंस करता है। तो जब कहे कि हमारे शरीर में वाटर और सॉल्ट का बैलेंस कौन करता है, तब आप बताएंगे एल्डोस्टेरोन। ठीक, इसी कॉर्टेक्स से बन रहा है कार्टिसोल, इसी से बन रहा है एल्डोस्टेरोन, और इसी कॉर्टेक्स से बनने वाला तीसरा हार्मोन है जिसका नाम है सेक्स कॉर्टिकॉइड। ठीक ना, सेक्स कॉर्टिकॉइड। इसके आगे लिख लीजिएगा, यह लैंगिक परिपक्वता के लिए उत्तरदायी है, मतलब सेक्सुअल मैच्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो ये तीन, ये क्या है भाई, ये एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स से बनने वाले हार्मोन और इनका ये कार्य। अब समझेंगे मेडुला को, तो ध्यान से समझिए, लिखिएगा मेडुला। ठीक है, इस मेडुला से दो हार्मोन बनते हैं और दोनों का समान काम है। ठीक ना, पहला बनता है जिसे बोलते हैं एपिनेफ्रिन हार्मोन, और दूसरा है कोई ज्यादा अलग नहीं, बस आगे लग गया है नॉर, और फिर वही बात है नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन। तो दो हार्मोन किससे बने, मेडुला ग्लैंड से, जो एड्रिनल ग्लैंड का पार्ट है अंटी इंटरनल वाला, वो एक्सटर्नल है कॉर्टेक्स, तो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, और इन दोनों का समान कार्य है। ये दोनों जाने समान रूप से जो हमारे हार्ट मसल्स हैं, हृदय पेशी, उसकी संकुचनशीलता और उत्तेजनशीलता में वृद्धि करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। बताया ना कि ये बीपी बढ़ाता है, ये वही है। तो ये क्या करता है, हृदय पेशियों की संकुचनशीलता और उत्तेजनशीलता, इसी को बोलते हैं संकुचनशीलता और उत्तेजनशीलता। अभी आप समझ जाएंगे, इसी को बोलते हैं संकुचनशीलता। सिस्टोलिक प्रेशर, इसको बोलते हैं उत्तेजन। डायस्टोलिक प्रेशर यही होता है 120, यही होता है 80, 120/80, इसी को बोलते हैं नॉर्मल बीपी। बात समझ में आई। खैर, ये टॉपिक पूरा हार्ट का है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का, हम वहां पढ़ाएंगे, लेकिन बात चाहिए तो आपको समझा दिए कि हमारे हृदय पेशियों की संकुचनशीलता, उत्तेजनशीलता, जो हमारी सिस्टोलिक डायस्टोलिक है, उसको कौन नियंत्रित करता है, मतलब संकुचनशीलता उत्तेजनशीलता में वृद्धि कौन करता है, तो ये करता है, इसीलिए हमारा बीपी बढ़ जाता है। मतलब जैसे आपको गुस्सा आया और तमतमाया, मारें, चीर देंगे, फाड़ देंगे, आपको तैयार है एकदम, तो जैसे गुस्सा आए, उत्तेजना आई, ये और उसी में लहर दे देगा खूब बढ़िया से, आग में घी का काम कर देता है, और आप फायर हो गए। ठीक ना, कई लोगों को इतना गुस्सा आता है कि पता चला कि दूसरे को मारने के चक्कर में अपने गुस्सा के मर गए। भाई साहब, भैया तो मर गए। तो गुस्सा उतना ही करना है जितना कंट्रोल कर सके, तो बीपी बढ़ाने वाला काम ये कर देता है। ठीक है, इसी हार्मोन का नाम है एड्रीनेलिन हार्मोन। अभी लिखेंगे, आप निश्चिंत रहिए, ये इसी का दूसरा नाम है एड्रीनेलिन, जो बनता है एड्रिनल ग्लैंड से, जो आप सुने हैं, जिसको आप बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट, लड़ो और उड़ो हार्मोन। ठीक, उसके बहुत से नाम हैं। उसी को बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन, उसी को बोलते हैं लाइफ सेविंग हार्मोन, जीवन रक्षक हार्मोन, कई नाम है। उसी को बोलते हैं 3F 4S, ये सारी चीजें वो वही है। आइए देखा जाए, तो ये तो आप लिख लिए, ये दोनों समान रूप से हृदय पेशियों की संकुचनशीलता और उत्तेजनशीलता में वृद्धि करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है जो ये अकेले काम करता है, एपिनेफ्रिन। ठीक ना, अगर हृदय स्पंदन, मैं एक लाइन लिख रहा हूं, हृदय स्पंदन का मतलब होता है हार्ट बीटिंग। अगर हृदय स्पंदन एकाएक रुक जाए ना, तो उसको पुनः चालू करने में, मतलब रीस्टार्ट करने में इसी का योगदान होता है। हृदय स्पंदन एकाएक रुक जाए, हार्ट बीटिंग एकाएक रुक जाए, उसको पुनः चालू करने में सहायक कौन है, रीस्टार्ट करने में सहायक कौन है, वो आपका भी है एपिनेफ्रिन हार्मोन। ठीक ना, ऐसी घटना, इसीलिए आप देखते हैं ना, जैसे एक पिक्चर बनी थी रजनीकांत की, शिवाजी द बॉस, तो क्या किया उसमें, उसने अपने को करंट लगाया, कहा कि मैं मर जाऊंगा, तो एकदम से फंस जाएंगे, और 15 मिनट के अंदर अगर तुम लोग शॉक वेव दे दोगे, तो देखते हैं वो रगड़ के लगाया जाता है, तो जैसे करेंगे तो तुरंत जो ये जीवन रेखा ऐसे हो चुकी है, ऐसे ऐसे, वो तुरंत ऐसे ऐसे हो जाएगी, हम जी जाएंगे। वही होता भी है। तो ये है, जब मरते हैं पूरी तरह आदमी, तो देखिए अब हॉस्पिटल में पूरी तरह से अंत तक ये काम किया जाता है कि फिर एक बार चेक कर लिया जाए कि ये जीवित हो सकते हैं कि नहीं। ये यही रिस्टार्ट करने का काम एपिनेफ्रिन हार्मोन करता है। ठीक, आइए अब आगे लिखा जाए, इसी एपिनेफ्रिन का जो नाम है उसी को हम बोलते हैं एड्रिनेलिन हार्मोन। ठीक ना, तो देखिए लिख लीजिएगा, इसी से बनने वाला है एड्रिनेलिन हार्मोन, और इसी एड्रिन हार्मोन को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट।
जिसे बोलते हैं लड़ो और उड़ो हार्मोन। ठीक, इसके बहुत से नाम दिए जाते हैं। इसी एड्रेनल ग्लैंड को हम कई नाम से जानते हैं। देखिए लिखिएगा, जो एड्रेनल हार्मोन है तो इस मेन रूप से इसे हम बोलते हैं लड़ो उड़ो हार्मोन, बता दिया, बीपी बढ़ाता है। इसी एड्रेनल ग्लैंड को हम कई नामों से जानते हैं, तो लिख लीजिएगा उनके निम्न नाम। ठीक ना, सबसे पहला जो हम कहते हैं वो कहते हैं इस हार्मोन को 3F या नहीं और 4S। 3F का मतलब फियर, फाइट, फ्लाइट। ठीक है, मतलब डरो, लड़ो, भागो। ठीक है ना, फाइट, फ्लाइट, हाँ, उड़ो, उड़ो मतलब भागो, डरो, लड़ो, भागो, या लड़ो और उड़ो, ये चीज। अब कहें भैया, आप देखिए कई चीजें काम करता है। जैसे आप डरते हैं, डरने पे क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर इसीलिए बढ़ा है कि आपकी जो ब्लड का जो फ्लो है वो पूरी तरह से भरपूर मात्रा में हो, मांसपेशियां एकदम फैल जाएं और ऑक्सीजन की सप्लाई तगड़ी हो, क्योंकि अब आप भागने वाले हैं। ठीक है, आपके सामने शेर पड़ गया तो आप डर गए, बीपी बढ़ गई, क्योंकि अब आप दौड़ने वाले हैं, भागने जाएंगे, तो इसलिए आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा है। फाइट एंड फ्लाइट, नहीं मार सके तो भाग लीजिए। ठीक है, भाग के अपनी जान बचा लीजिए। अब भागेंगे तो आपको पूरा ऑक्सीजन का फ्लो मिला है, इसीलिए इसे बोलते हैं 3F, फियर, फाइट एंड फ्लाइट। और फिर ये किस चीजों को कंट्रोल करता है, तो 4S को, जिसमें सेक्स, लैंगिक लक्षण। ठीक है, दूसरा शुगर, ठीक, शर्करा की मात्रा को भी कंट्रोल करता है। शरीर में सॉल्ट, नमक की मात्रा को भी कंट्रोल करता है, सेक्स को भी कंट्रोल करता है, लैंगिक लक्षण को। और फिर है स्टेरॉइड, जो उत्तेजित अवस्था होती है उसको भी कंट्रोल करना। तो इसे 4S, सेक्स, शुगर, सॉल्ट, स्टेरॉइड भी कहा जाता है। तो इसका नाम है 3F एंड 4S हार्मोन। आगे पूरा लगा है हार्मोन। वो कौन सा हार्मोन है या कौन सी ग्रंथि है, तो आप बताएंगे एड्रिनल ग्लैंड और एड्रेनलिन हार्मोन। क्लियर। दूसरा, निम्न नाम में पहला बात हुआ ना। दूसरा नंबर 2, करो या मरो हार्मोन। करो या मरो हार्मोन, इंग्लिश में आप लिख लीजिए डू एंड डाई हार्मोन, चाहे डेड और अलाइव हार्मोन। ठीक है। नंबर 3, इसी को बोलते हैं आपातकालीन ग्रंथि या आपातकालीन हार्मोन। आपातकालीन हार्मोन, ठीक ना, इमरजेंसी हार्मोन। और नंबर 4, यही है आपका जीवन रक्षक हार्मोन। ठीक है, जीवन रक्षक हार्मोन, लाइफ सेविंग हार्मोन्स। तो इतने नामों से इनको जाना जाता है। और ये था हमारा अधिवृक्क ग्रंथि। क्लियर। अब बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़े। तो ये हमारा कौन सा था ग्रंथि, छठवां, कहां गया, हाँ छठवां। अब आइए चले हम लोग 7वें पे। नंबर 7 जो हमारा क्या है, गोनेड ग्लैंड, जिसे हम बोलते हैं जनन ग्रंथि। आप कहेंगे सर पीयूष ग्रंथि छोड़ दीजिए, निश्चिंत रहिए, पीयूष ग्रंथि भी चलेगी सबसे लास्ट में। ठीक, क्योंकि वो अपने आप में सुपर मास्टर ग्लैंड का चेला है, मास्टर ग्लैंड है, और 9 हार्मोन निकालता है जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसको स्पेशली हम अगली क्लास में पढ़ाएंगे, जो अकेला वो क्लास लेगा। यूट्यूब पे भी सब जाने 9 उससे बनने वाले हार्मोन नहीं पढ़ाते हैं, आपको पूरा पढ़ाएंगे। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, मिलेनोसाइट्स हार्मोन, फिर वैसोप्रेसिन हार्मोन जिसे बोलते हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन। ठीक है, फिर सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन जिसे बोलते हैं ग्रोथ रेगुलेटिंग हार्मोन। फिर आपका है 8वां थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे बोलते हैं थायरोट्रॉपिक। और 9वां है एडेनोकॉर्टिक हार्मोन, एडेनोकॉर्टिक ट्रॉपिक हार्मोन जिसे बोलते हैं ACTH। ये 9 हार्मोन स्पेशली एक क्लास लेंगे और उसी दिन हम मिक्स्ड ग्लैंड पढ़ के ये पूरे ग्लैंडुलर टॉपिक को खत्म कर देंगे। तो आपका ग्लैंडुलर सिस्टम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। फिर अगला होगा नर्वस सिस्टम। तो आज हमारा अभी लास्ट चल रहा है आपका, जिसे हम बोलते हैं गोनेड ग्लैंड, जनन ग्रंथि। ठीक ना। सबसे पहली बात तो लिखिएगा कि यही पूरे शरीर में एकमात्र जो है उसी को हम बोलते हैं स्टेरॉइड ग्लैंड, और ये स्टेरॉइड हार्मोन बनाता है। ठीक है, तो अब ध्यान से इस चीज को समझिएगा। एक तो ये स्टेरॉइड हार्मोन है, ठीक ना, गोनेड ग्लैंड। अब ये 2 चीजों पे काम करेगा, तो ध्यान से देखिए। अगर हम ऐसे लिखें गोनेड ग्लैंड, तो आप ब्रैकेट में लिखेंगे स्टेरॉइड हार्मोन।
तो ये दो चीजों में, दोनों लोगों में पाया जाता है गोनेड ग्लैंड, जनन ग्रंथि। हिंदी में क्या है? जनन ग्रंथि। नंबर 7 है। और जो 8वां है वो हम पढ़ाएंगे, बता दिए ना, अगली क्लास में, जिसे हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। ठीक, तो ये हमारा गोनेड ग्लैंड है, स्टेरॉयड हार्मोन, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कहा जाता है, क्योंकि यहां से देखिए कई क्वेश्चन बनते हैं। मेल और फीमेल। तो मेल में पाया जाने वाला जो गोनेड ग्लैंड है उसे हम बोलते हैं टेस्टिस। टेस्टिस का मतलब होता है वृषण। यही TESTIS भी होता है, टेस्टिस टेस्टिस दोनों होता है। ठीक, ये जो वृषण होता है ये 2 प्रकार के हार्मोन को स्रावित करता है। ठीक ना, है तो सब ग्लैंड ही। तो ये क्या बनाएगा? एक बनाता है ये टेस्टोस्टेरोन। इसकी बातें हम लोग पहले टॉपिक में भी किए थे, हल्की फुल्की हुई थी, और पिट्यूटरी ग्लैंड में भी इसकी बात चलेगी। ठीक ना। और दूसरा होता है स्पर्म, जिसे बोलते हैं शुक्राणु, और ये है टेस्टोस्टेरोन। तो ध्यान से समझिएगा, तब हम फीमेल की बात करेंगे। ठीक, जो टेस्टिस है 2 चीजों को बनाया, टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म को। तो जो मूत्र में महक होती है ना, यूरिन में स्मेल, मूत्र में महक, ये इसी के कारण होती है, टेस्टोस्टेरोन के चलते। ध्यान से समझिएगा, जब आप कहीं गाड़ी खड़ी करते हैं अपनी, तो बाहर आपने खड़ी की घर के, कोई कुत्ता आके उस पर पेशाब कर दिया, यूरिन कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही आप गाड़ी लेके निकलेंगे, तो जैसे आपकी गाड़ी दूसरे एरिया में गई, दूसरे कॉलोनी में, और वहां का कुत्ता जो होगा तुरंत स्मेल करेगा। कुत्तों की स्मेलिंग पावर तगड़ी होती है। अब वो तुरंत दौड़े हुए आपकी गाड़ी के पहिए से भौंकेगा, वो कुत्ते को खोज रहा है कि दूसरा कुत्ता कहाँ है, क्योंकि कुत्तों की दुनिया में रोमिंग नॉट अलाउड। वो दूसरा कुत्ते को खोजते हुए खूब भौंक रहा है, और आप सोच रहे हैं ससुरा हमारे पीछे कहाँ पड़ा है, ये कौन सी हम काम कर दिए। और कुछ लोग अपने को ज्ञानी बनते हुए ये उपदेश देते हैं कि यह कुत्ता कल किसी और गाड़ी से दबा है, या किसी ने, बाइक वाले ने ही इसको मारा है, इसीलिए हमारी बाइक के पीछे आया है। ऐसे लंपटों मूर्खों से दूर रहिएगा। रीजन है कि आपने गाड़ी जहां खड़ी की थी वहां आपके मोहल्ले के कुत्ते ने पेशाब किया, या आप दोस्त के घर गए वहां के कुत्ते ने पेशाब किया। आप जब अपनी तरफ आए तो आपकी तरफ का कुत्ता अब उस कुत्ते को खोज रहा है, वो कहाँ है, इसलिए भौंकता है। तो मूत्र में महक जो होती है वो टेस्टोस्टेरोन के चलते होती है, पहली बात। दूसरी बात, इसी के चलते पुरुषों में आवाज का भारी होना, आवाज मोटा होना, फिर दाढ़ी मूंछ का आना, ठीक है ना, फिर कंधों का सुडौल होना, फिर सीने का चौड़ा होना। मतलब जो मर्द का लक्षण है, इसमें 2 लक्षण, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी तक आपने विकास किया, आप बढ़ रहे हैं, सेकेंडरी आते ही 14 से 15 साल के बाद ये अपना लक्षण शुरू किया, आवाज का भारीपन, दाढ़ी मूंछ का आना, कंधों का चौड़ा होना, सुडौल होना, सीने का चौड़ा होना। मतलब आपको अब दिखा रहा है कि आप नर हैं, मादा नहीं है। ये टेस्टोस्टेरोन का काम है। और स्पर्म के बारे में तो हम लोग पढ़ेंगे प्रजनन के समय, यह मुख्य रूप से प्रजनन में सहायक होता है। ठीक है, तो बात चलिए, तो पूरी बात तो होगी ही, दोनों बनते हैं, लेकिन ये टॉपिक उसका रहेगा। तो ये टेस्टिस से 2 चीजें। अब बात आती है फीमेल की। तो फीमेल में 3 चीजों का निर्माण होता है। ठीक है, किससे? गोनेड ग्लैंड से। फीमेल में जो बनने वाला हार्मोन है वो बनता है ओवरी से। ठीक ना, तो आइए उसको नेक्स्ट पेज पे ही लिख लिया जाए, और अगर लिख लिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं मिटाऊं। आइए आप ध्यान से देखिएगा फीमेल का, कि इनका हार्मोन कैसे काम करता है। ठीक है ना, फीमेल का मतलब कुछ उल्टा नहीं समझना है। आइए देखिए, अब देखिए, ये जो हमारा है फीमेल में ओवरी, टेस्टिस का मतलब वृषण, मतलब अंडाशय, और ओवरी का मतलब भी अंडाशय। ठीक है, और दोनों में ये कितने पाए जाते हैं? 1 जोड़ी। ये पुरुष का अंडाशय, और महिला का जब देखेंगे तो फैलोपियन ट्यूब। तो ये वाला जो है ये महिला का अंडाशय। ठीक है, सारा काम एक ही करता है, अंडाशय। तो ये ओवरी जो है ये 3 हार्मोन निकालती है। सबसे पहला जिसे बोलते हैं एस्ट्रोजन, दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन। ये भी आपको मैं पढ़ाऊंगा, पूरी तरह पिट्यूटरी ग्लैंड में पढ़ना है। यहाँ पे इस टॉपिक के तहत ज्ञान लेना है, गोनेड ग्लैंड के तहत। ठीक, सब एंडोक्राइन ग्लैंड ही है, ये भी तो एंडोक्राइन ग्लैंड है, लेकिन पिट्यूटरी के पार्ट में ये पूरी तरह से आएगा डिटेल में। ठीक, तो ओवरी से बनने वाला
ये 3 हार्मोन, पहला एस्ट्रोजन, दूसरा प्रोजेस्टेरॉन और तीसरा जो है उसका नाम है रिलैक्सिन हार्मोन। ये सभी हार्मोन हैं, ठीक। अब एस्ट्रोजन क्या करता है तो आप लिख लीजिएगा यहां पे, पीरियड का नियमित आना, जो महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, एमसी चक्र, ठीक है, मासिक धर्म, वो रेगुलर जो आता है कि 28 दिन में इस डेट, सबका डेट फिक्स रहता है अपने अनुसार, इस डेट पे आना है, वो इसी हार्मोन के चलते आता है, एस्ट्रोजन के चलते। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या है, ये पूरी तरह से प्रेगनेंसी हार्मोन होता है, डिटेलिंग पढ़ाएंगे आपको पिट्यूटरी ग्लैंड के तहत हम कि प्रेगनेंसी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है, प्रेगनेंसी हार्मोन, इसी के चलते बच्चे, मां अपने बच्चे को ऑक्सीजन और मिनरल्स की सप्लाई करती है। अगर वही कम हो गया तो बच्चा, उसी को डॉक्टर बोलते हैं बच्चा खराब हो गया या बच्चा गर्भ में ही मर गया, इसी की कमी हो जाने से, ठीक है। और सबसे ध्यान से इसको देखिए, रिलैक्सिन हार्मोन, और हमारी लड़कियां, माताएं और महिलाएं बहुत ध्यान से सुने। शादी के बाद प्रेग्नेंट होने के समय जब बच्चा गर्भ में आया किसी लड़की के, जब वो मां बनी तो डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने चेकअप किया, सब दवाई लिखी और रिलैक्सिन हार्मोन की दवाई स्पेशली लिखी कि बच्चा इसको तुम जरूर खाना। किस लिए खाना बेटा, क्योंकि हम डॉक्टर कम असुर ज्यादा हैं। डॉक्टर मतलब भगवान का दर्जा दिया जाता है ना, लेकिन डॉक्टर कम असुर ज्यादा हैं। अब असुर हो गए, दैत्य हो गए हैं, दानव हो गए हैं, ठीक है। 95% 90% ये सब केवल डॉक्टर जो चल रहे हैं कॉमर्शियल, अच्छे बचे हैं 10% में, लाखों हैं, लेकिन करोड़ों जो हैं वो यही 95% में और 90% में है जो पूरी तरह से दानव हो गए हैं। आई केयर, आंख का चेकअप करवाइए, पता चला एक आंख से दोनों आंखें निकाल लिए सब, दीजिए पैसा, ठीक है ना। तो रिलैक्सिन हार्मोन में क्या होता है, ये जब लड़की गर्भवती हुई, डॉक्टर जी ने हिदायत दिया, फीमेल डॉक्टर ने, इसको जरूर खाइए इस गोली को। कहें क्योंकि ये जो रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रेशन करेगा ओवरी, ये दवा खाने से बंद कर देगा, और जब बंद कर देगा तभी तो आप हमारे पास आएंगी ऑपरेशन कराने, और मैं सीजर करूंगी, ऑपरेशन करूंगी, हो गया काम, मेरी कमाई हो गई। और दिक्कत हुई आपको, भाई सीजर जैसे ही करेंगे शरीर भी खराब, और दूसरी बात आगे बच्चे के लिए खतरा भी होता है, तो बच्चा अगला भी ऑपरेशन से पैदा होता है। तो रिलैक्सिन हार्मोन का यही काम है। इसकी दवा एकदम मत खाइएगा, ये क्या करता है, बच्चे की जन्म में यही हेल्प करता है। इसको बर्थ हार्मोन कहते हैं, जैसे कहते हैं ऑक्सीटोसिन को। ये बच्चे, बेबी को स्लिप कराने में, मूव कराने में, गर्भ से, यूट्रस से निकालने में मदद करता है। जब इसी की दवा, जिसको इंडिकेट कर देते हैं डॉक्टर की, सब भले भूल जाना, इसको जरूर खाना, समझिए रिलैक्सिन हार्मोन की बात कह दिया वो कि ये सूख जाएगा फ्लूइड, जब फ्लूइड सूख जाएगा तो जाहिर सी बात है ऑपरेशन करना पड़ेगा। और दूसरी बात, बहुत से जो लड़की महिलाएं हैं वो तो पहले ही काम करने में सुभान अल्लाह और नखड़ा नंबर 1, और उसके बाद पता चला कि डॉक्टर चीर दिया, ऑपरेशन हो गया, और नखड़ा, और 4 महीना आराम करेंगे। तो जो 4 महीना आराम करेंगे उसको मत सोचिए अपना शरीर खराब करेंगे। और दूसरी बात ज्ञान ये है कि अगर ये हार्मोन समझ गए तो आइंदा इससे सतर्क रहेंगे, क्योंकि नेचुरल रूप में ये हार्मोन अच्छे से निकलता है और कामकाजी महिलाओं में अधिक सीक्रेट होता है। जो देहीचोर होते हैं उनमें जरा भी नहीं, समझ रहे हैं ना। खूब बढ़िया से काम करिए, घर का एक्सरसाइज करिए। अब चले हैं जिम करने, जिम से बढ़िया महिलाएं घर में पोछा लगाएं, अपने घर का काम करें, घर को साफ सफाई करें, वॉकिंग कर ले, हो गई एक्सरसाइज। जाके जिम में कोई मतलब नहीं है करने का। आपका रियल एक्सरसाइज रिलैक्सिन हार्मोन को सिक्रेशन में हमेशा बनाए रखेगा। तो ये था हमारा पूरा 7 ग्लैंड, ठीक है ना। और पिट्यूटरी ग्लैंड में पढ़ाऊंगा, इसी इंडोक्राइन का पार्ट है, उसको स्पेशली आज नहीं पढ़ाया क्योंकि वो अकेले 9 हार्मोन, अकेले 1 से 1.5 घंटे की क्लास है वो, ठीक है ना। उसके सारे हार्मोन को बेहद अच्छे से समझना है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन हर साल बहुत ही मतलब उसको कह लीजिए कठिन, बहुत ही हार्ड वहां से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। वीडियो सभी लोगों को आप लोग शेयर कर दीजिएगा। मैं हर बार कहता हूं तो बहुत लोग कंजूसी करते हैं। वीडियो को आप लाइक करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा सब लोग कि कैसी वीडियो लग रही है, कैसा पढ़ाया जा रहा है, कैसा आप नोट्स बना रहे हैं, ठीक है। और सभी जगह जितना आपका प्लेटफॉर्म है शेयर कर दीजिएगा। हम फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।